स्वागत है आप लोगों का मेरे एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपके सामने ये वीडियो क्यों लेके आई हूँ। इसका रीज़न ये है कि होम साइंस में काफ़ी स्कोप है जॉब का। होम साइंस का जो क्राइटेरिया है काफ़ी बड़ा है, इसी वजह से इसमें जॉब की भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसमें कई जगह हम सेलेक्ट भी हो सकते हैं अगर हमारी तैयारी अच्छी हो। तो इन कंपटीशन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए हमें हमारी होम साइंस जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर आई हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। तो होम साइंस के अंदर एक सब्जेक्ट है पोषण विज्ञान। तो उसका पहला जो बेसिक चैप्टर है वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ। तो आज के चैप्टर का नाम है आज के हमारे चैप्टर का नाम है फूड एंड न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज फूड, भोजन क्या है, भोजन हमें क्यों करना चाहिए और उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, हमें ये जानना। तो आज का हमारा टॉपिक है फूड एंड न्यूट्रिशन। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भोजन क्या है, भोजन की क्या आवश्यकताएं हैं और ये हमें किस लिए ज़रूरी है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि पोषण क्या है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, व्हाट इज फूड। फूड इज अ कंप्लीट कंपोनेंट ऑफ ऑल न्यूट्रिशंस लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, फाइबर, मिनरल एंड वाटर। भोजन हमारे शरीर की एक आधारभूत आवश्यकता है, एक कंप्लीट कंपोनेंट है। और इसमें जो कंप्लीट कंपोनेंट है और इसमें जो सारे न्यूट्रिशंस, जो सारे पोषक तत्व हम शामिल करते हैं, वो सभी पोषक तत्व जो है इस खाने में शामिल किए जाते हैं, फूड में शामिल किए जाते हैं। इनमें सबसे पहला जो बेसिक कंपोनेंट है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, फाइबर, मिनरल एंड वाटर। कार्बोहाइड्रेट को कार्बोज भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है हमें कई सारी ऊर्जा देने वाली चीज़ों से मिलता है, जैसे कि आलू, चावल। और सबसे अच्छा जो इसका स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का वो है गेहूँ। गेहूँ की रोटी हमारे राजस्थान में स्पेशली खाई जाती है। और अगर हम गेहूँ से बने पदार्थ खाते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसके द्वारा प्राप्त हो सकती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है भोजन का प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है और वो है ये हमारे शरीर में विकास का कार्य करता है। इसके अलावा हमारे शरीर में अगर कहीं पर इंजरी हुई हो या हम बीमार हो तो उस समय हमारे शरीर को ये सही करने में सहायक होता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी कि प्रोटीन क्यों ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए और हमारे शरीर का विकास किस तरीके से करता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा, एक न्यूबॉर्न बेबी जब जन्म लेता है उस समय उसका जो बेसिक जो उसका फूड है वो दूध ही होता है। और वो दूध रेगुलर दूध ही पी के जब इतना छोटा होता है, लगभग उसका वजन जो है 3.5 किलो होता है। और जब बड़ा होता है तो उसका वजन हो जाता है 14-15 किलो। तो इससे पता चलता है कि भोजन जो है हमारे शरीर में विकास का कार्य करता है। इसके अलावा हमारे शरीर में कई तरह की इंटरनल टूट फूट होती है, अंदर आंतरिक टूट फूट होती रहती है। टूट फूट से मेरा मतलब है हमारे शरीर के अंदर विकास के लिए कोशिकाएं लगातार टूटती और जुड़ती रहती हैं। उनको मेंटेन करने के लिए, उनको हीलिंग देने के लिए भी प्रोटीन एक मुख्य रोल अदा करता है। तीसरा मुख्य कंपोनेंट या कह दीजिए कि तीसरा मुख्य तत्व जो है वो है विटामिन। विटामिन हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है और ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होता है और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक
क्षमता कमज़ोर होती है तो हमारे शरीर पर रोगों का जल्दी से हमला होता है और हम बीमार हो जाते हैं। परंतु अगर हमारे भोजन में विटामिन की सही मात्रा, संतुलित मात्रा होती है तो हम बीमार नहीं पड़ते जल्दी से और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी इम्प्रूव होता है। इसीलिए यही का जब गर्भवती, इसका अच्छा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी कि जब गर्भवती महिलाएं होती हैं या स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती हैं, उन्हें भोजन के साथ पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए भी कहा जाता है ताकि वो सभी रोगों से मुक्त रह सके और अपने बच्चे को भी उन जो वायरस या इस तरह से जो रोग फैलाने वाले कीटाणु हैं उनसे दूर रह सके। तो इसलिए हमें विटामिन की ज़रूरत होती है। कि इसके बाद है फैट। फैट भी कार्बोज की तरह ही काम करता है। फैट भी हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है, परंतु जो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को जितनी मात्रा में, मान लीजिए हमने लगभग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया तो उससे हमें लगभग 6 या 7% जो है ऊर्जा मिलेगी। परंतु अगर हम फैट को खाएंगे उसी क्वांटिटी में तो हमें लगभग 9 या 10% जो है ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। इसके बाद है फाइबर। फाइबर जो है एक न्यूट्रिशियस वो नहीं है, परंतु ये जो है इसका पाचन भी नहीं होता है। बस इसको फाइबर भी बोलते हैं और रेशा भी बोलते हैं। इसका हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है, परंतु हमारे पाचन को इम्प्रूव करने में सहायक होता है। हमारे शरीर में डाइजेशन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे शरीर से बाहर निकालने के लिए हमें फाइबर की ज़रूरत होती है। फाइबर हमें सभी जैसे खीरा, टमाटर या सैलेड जो हम लेते हैं भोजन में उससे मिलता है। इसके बाद है मिनरल हमारे शरीर को भी एक ऊर्जा देने का काम करता है। इसके अलावा इसके कई सारे काम हैं और इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ चर्चा करेंगे। इसके बाद है वाटर जो है हमारे शरीर में पाचन के लिए ज़रूरी होता है। शरीर के अंदर जो खाना या भोजन करने के बाद जो हमारा भोजन का पाचन होता है तो उसको एक घोल के रूप में बनाने का काम करता है। उसके अलावा हमारे शरीर में पाचन क्रिया के बाद जो हीट इम्प्रूव होती है उसको कम करने का, उसको बैलेंस करने का काम भी पानी यानी वाटर ही करता है। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड की आवश्यकता। फूड क्या करता है? टू गिव एनर्जी, यह हमें देता है, ऊर्जा देता है। इसके अलावा टू मेंटेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन, ये हमारे शरीर में आंतरिक और बाह्य भागों को मेंटेन करने में, हमारे शरीर में जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत के लिए ये काम करता है। इसके बाद हम देख लेते हैं ए ह्यूमन बीइंग वांट्स टू 45 न्यूट्रिशन टू स्टे हेल्दी। एक मनुष्य को हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए 45 जो है न्यूट्रिशियस तत्वों की ज़रूरत होती है। इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार उसे कहा जा सकता है जिसमें ये सभी जो हमने कंपोनेंट्स, अब बात कर लेते हैं डाइट। व्हाट इज डाइट? डाइट क्या होती है? मनुष्य द्वारा या किसी एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में यानी 24 घंटे में ली गई भोजन की मात्रा उसकी डाइट या आहार कहलाता है। और जो डाइट प्लानिंग भी करते हैं हम इसी आधार पर करते हैं कि मनुष्य द्वारा एक दिन में भोजन की कितनी मात्रा ली गई, उस आधार पर हम फूड प्लानिंग यानी डाइट प्लानिंग करते हैं। अब बात करते हैं अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। अवशोषण क्या है? पाचन के भोजन समस्त पोषक तत्वों से परिपूर्ण होते हैं। पाचन के बाद जो भोजन होता है वो सभी जो न्यूट्रिशियस यानी पोषक तत्व होते हैं उनसे परिपूर्ण होता है। यानी एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया में हमारे शरीर के जो पाचन तंत्र होते हैं, जो पाचन अंग होते हैं,
वो भोजन में से सभी पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। तो अवशोषण की क्रिया के बाद जो भोजन होता है उसमें सभी पोषक तत्व होते हैं। पाचन के बाद अवशोषण होता है, और अवशोषण कहाँ पर होता है? अमाशय और छोटी आंत में। और जल का अवशोषण जो है बड़ी आंत में होता है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो आप इसको जरूर नोट डाउन कीजिए कि अमाशय और छोटी आंत में जो अवशोषण का कार्य होता है, और जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। पोषक तत्वों को रक्त नलिकाओं द्वारा सभी अंगों में पहुंचाया जाता है। जो अब आप सोचेंगे जब पोषण हो, अब जैसे पाचन हो गया, अवशोषण हो गया, अब जो हमारे पास जो पोषक तत्व आए हैं उनको कैसे पहुंचाया जाए? तो उनको पहुंचाने का कार्य ब्लड वेसल्स या रक्त नलिकाओं द्वारा किया जाता है। अब हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय। चयापचय में दो प्रक्रियाएं होती हैं, उपापचय और अपचय। पहले देख लेते हैं भोजन के पाचन व अवशोषण के बाद होने वाली प्रक्रियाएं। चयापचय जो है भोजन का पाचन भी हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, उसके बाद चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है पाचन और अवशोषण के बाद होता है। भोजन पदार्थ के टूटने और नए पदार्थों का बनने की प्रक्रिया है ये। जो भोज्य पदार्थ है वो टूटते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाचन के दौरान भोजन जो है कई सारे अणुओं में टूटता है, और इसके अलावा नए पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। तो वो प्रक्रिया जो है मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया कहलाती है। और इसके अंदर दो प्रक्रियाएं शामिल हैं मेटाबॉलिज्म में। पहली है अपचय। अपचय की प्रक्रिया में टूटने के कार्य होते हैं, मतलब विनाशकारी प्रक्रियाएं होती हैं। भोजन जो है कई सारे अणुओं में विभक्त होता है। और उपचय की क्रिया में निर्माणकारी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि मांसपेशी तंतुओं का निर्माण, रक्त का निर्माण और ग्लाइकोजन का निर्माण।